अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस। यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस जैसे कि नाम से पता चल रहा है एंटेरोपैथी कॉज करेगा। क्या होगा पेशेंट को? डायरिया होगा। एंटेरोपैथी होगा ना, एंटेरोपैथी में कौन सा डायरिया होगा? पेशेंट को ब्लडी डायरिया होगा। एक तो इसका ये कॉमन सिम्टम है ना कि ब्लडी डायरिया होगा, साथ में पस होगी। ब्लडी डायरिया के साथ पस होगी। ये सिम्टम्स तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि इसमें ई के अंदर ई का जो है एंटेरो इन्वेसिव जो है उसमें भी क्या होता है, पेशेंट को पस आती है विद डायरिया। तो अब डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक दोनों ही फैमिली भी दोनों की सेम है। वैसे तो ये जो इकोलाई है वो है ग्राम नेगेटिव रॉट बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैसिलस है। लेकिन ये तो हमें ना क्लिनिकली ना एमसीक्यूज में लिखा जाएगा कि ये बैसिलस जो बैसिलस की वजह से है, रॉट की वजह से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये तो ये याद रख लेना कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों ग्राम नेगेटिव हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया है। अब इसकी बेस पे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आप जो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आइदर कि ये इकोलाई है या आइदर ये यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस है। तो क्या सिम्टम्स होंगे? पहले तो जो आपका है इसका रिजर्वायर, ये भी आप ये वो तो इंसानों के इंटेस्टाइन में ही मिलता था, ये मिलता है आपको एनिमल्स में। ये एनिमल्स में मिलेगा। इसका रिजर्वायर क्या है? एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स। रिजर्वायर क्या है? एनिमल्स में मेनली जो डेयरी प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जो आपके फार्मिंग मतलब जो आपके लाइफ स्टॉक है, मतलब गोट, आपकी शीप और ये कैटल्स वगैरह जो आपके गाँव वगैरह है, तो मेनली वो एनिमल्स है। क्योंकि ये वाले जो एनिमल्स हैं ये दूध देते हैं, मतलब मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, तो इनसे ये मिल्क सोर्स है। मिल्क अगर अनपास्चराइज्ड मिल्क यूज़ करें और पेशेंट को एंटेरोपैथी हो तो उसमें डीडीज़ में क्या है, एंटेरोपैथी के बाद ब्लडी डायरिया हो। तो एक तो आपको ऑलरेडी बताया था कि ब्लडी डायरिया की आपने एनिमल से ही रिलेटेड है, दोनों एनिमल से रिलेटेड है, वो है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। डीडीज़ भी आपको साथ में बताता हूँ। पहले तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आएगा, जो ब्लडी डायरिया कॉज करने वाले होंगे, पहला तो आ जाता है ना आपका यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस ही आ जाता है। दूसरी कॉज क्या आएगी? दूसरी कॉज होगी आपको मैंने बताया था बहुत गंदी स्मेल, बुस्सी स्मेल वाला ब्रुसेला से ब्रुसेला याद रख लेना, ब्रुसेला। और तीसरी जो कॉज है वो भी एनिमल से। ये तीनों डीडीज मैं बता रहा हूँ किससे? अनपास्चराइज्ड मिल्क से। अनपास्चराइज्ड मिल्क यूज़ किया है, पास्चराइज्ड मिल्क यूज़ किया है पेशेंट ने, और उसके बाद उसको एंटेरोपैथी हुई है, उसको ब्लडी डायरिया स्टार्ट हो गया है। तो इसकी डीडीज़ में आएगा यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस, ब्रुसेला एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। ऑफ कोर्स तीनों के सिम्टम्स डिफरेंट आएंगे। लिस्टेरिया में पेशेंट को क्या होगा? मेनिंजाइटिस होगा। ब्रुसेला के अंदर पेशेंट को ब्लडी डायरिया होगा, अब्डोमिनल पेन होगी, साथ में क्या होगा, पेशेंट को लिम्फेडिनोपैथी होगी और उसके सिम्टम्स है। और क्या होता है? फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है। और साथ में क्या होगा, पेशेंट का जो स्वेट है उससे बहुत फाउल स्मेल आएगी। यर्सीनिया के क्या सिम्टम्स आएंगे? उसमें ब्लडी डायरिया होगा और साथ में पल्स आएगी। तो अब एक तो रिजर्वायर्स का एनिमल्स हैं, दूसरा किसे ये स्प्रेड होगी? ये अनपास्चराइज्ड मिल्क से स्प्रेड होगी। स्प्रेड या कॉज इसकी क्या है? अनपास्चराइज्ड मिल्क। अनपास्चराइज्ड मिल्क से होगी। और ये क्या कॉज करेगा? पेशेंट को ये ब्लडी डायरिया कॉज करेगा, साथ में पस होगी। मेन जो सिम्टम आएंगे ना वो यही होगा, ब्लडी डायरिया एंड प्लस पस, डायरिया प्लस पस। अब ये जो है ये इसका ये याद रखना है कि ये इलियम जो है ना आपके आइलियम है, इलियम जो आप ये पढ़ना चाहें तो आइलियम की एंटेरोपैथी कॉज करेगा। आइलियम इन्वॉल्व होगा। इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी? आइलियम इन्वॉल्व होगा। आइलियम इन्वॉल्व होगा। आपकी जो अपेंडिक्स है वो भी आइलियम के बिल्कुल पास होगी। जब ये इन्फ्लेट करेगा, इन्फ्लेम होगा, ये क्या करेगा, इसकी पेन जो होगी बिल्कुल ऐसे ही लगेगी जिस तरह अपेंडिक्स की जो पेन है। तो बिल्कुल अपेंडिक्स की पेन हो लेकिन अपेंडिक्स ना हो तो क्या होगा, मतलब आपने अपेंडिक्स किया, ऑपरेट किया, अपेंडिक्स रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी पेन जो है ख़त्म नहीं हुई, तो ये सोचते हैं यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस है। क्योंकि आइलियम की इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन नहीं भी हो रही, इन्फ्लेमेशन के बगैर भी अगर पेन कॉज कर रहा है ना तो या डायरिया कॉज कर रहा है
तो वो होगा यर्सीनिया इंटरकोलाइटस। इसके अंदर इसकी वजह से इस पेशेंट को क्या होगा, इस पेशेंट को सूडो अपेंडिसाइटिस होगी, क्योंकि इसकी जो है ना प्रेजेंटेशन सेम ऐसी होती है, अपेयर्स एज, इसकी पेन अपेयर एज सूडो अपेंडिसाइटिस, ऐसे अपेंडिक्स की तरह पेन जो है ना इसकी अपेयर होगी। तो आइलियम इन्वॉल्व होगा और इसमें पेन होगी। पेन कैसे रिजेंबल, पेन कैसे होगी, बिल्कुल ऐसे जिस तरह सूडो अपेंडिसाइटिस है, सूडो अपेंडिसाइटिस जो भी इसकी स्पेलिंग है, अपेंडिक्साइटिस जो भी हो स्पेलिंग होती है, तो स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। सूडो अपेंडिक्स की जिस तरह की पेन होती है वैसे ही इसकी अगर पेन हो तो अपेंडिक्स वो है यर्सीनिया इंटरकोलाइटिस। अब कंफर्म कैसे करना है, ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली अपेंडिक्स का अगर जो है ना थक्का सर्जन होगा, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो तो क्या करेगा, सिर्फ अपने पैसे बटोरने के लिए रिमूव कर देगा। MCQs में तो हम एग्जाम के अंदर तो ऐसे नहीं ना कर सकते, वो तो सिर्फ क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा अपेंडिक्स, वो तो अच्छी बात है रिमूव हो गया, फॉर फ्यूचर के अंदर उसको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अब उसको पेन नहीं रिड्यूस हुई है, दोबारा आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ पे करेंगे, इतना ज़्यादा प्रोसीजर करने से बेहतर है ना कि आप क्या करें, सिर्फ स्टूल कल्चर कर लें, उसका स्टूल एंटीजन टेस्ट कर लें, आपको बैक्टीरिया का पता चल जाएगा। बैक्टीरिया का ज़्यादातर जो भी आपके एंटेरोपैथी कॉज करेगा ना, आप स्टूल एंटीजन टेस्ट करेंगे ना, आपको ये भी ट्रिक बता देता हूँ, स्टूल एंटीजन टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका टेस्ट ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको ऑलमोस्टली बैक्टीरियाज पता चल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसके इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि अभी मैं आपको बता के हटा हूँ, इसके अंदर क्या करेंगे, स्टूल कल्चर करेंगे। और ये याद रखना है, यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस की पेन या इसके सिम्टम्स या डायरिया जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वर्स होते हैं किससे, बाय आयरन। पेशेंट के ब्लड के अंदर आयरन ओवरलोड हुआ, आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा हुई, तो पेशेंट को क्या होगा, जो इसकी सिम्टम्स है, ब्लडी डायरिया है, या फिर अगर नहीं भी है, पेशेंट को ये सिर्फ पेशेंट की बॉडी में इंटर हो गया है, तो अगर आयरन ओवरलोड हुआ, आयरन ओवरलोड होने वाली कौन सी डिजीज़ है, आयरन हीमोक्रोमाटोसिस होगी, या पेशेंट को थैलासीमिया होगा। तो थैलासीमिया हो, हीमोक्रोमाटोसिस हो, इन दोनों पेशेंट के कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर सीरम आयरन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वर्स होगा एंटेरोकोलाइटिस का जो बैक्टीरिया, जो इसके सिम्टम्स है, इसकी डिजीज़ वर्स होगी बाय आयरन। और इसके अंदर कौन सी 2 डिजीज़ आ जाती हैं जिसके अंदर पेशेंट को बॉडी के अंदर जो है आयरन ज़्यादा होगा, थैलेसीमिया एंड दूसरी हीमोक्रोमाटोसिस। तो ये नहीं भूलना, 3 चीज़ें आपने मेनली याद रखनी है वैसे तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि अनपास्चर्ड मिल्क, दूसरी क्या है, आयरन ओवरलोड होने की वजह से पेशेंट के सिम्टम्स वर्स हुए हैं, और साथ में क्या पस आ रही है, वो तो ऑफ कोर्स आ रही है, किसके साथ पस आ रही है, ब्लडी डायरिया के साथ, ब्लडी डायरिया के साथ पस आ रही है, लेकिन इसकी पेन जो होगी, पेन रिजेंबल करेगी ऐसे जैसे ये अपेंडिक्स है, तो सूडो अपेंडिसाइटिस होगा पेशेंट को। सिर्फ ये 3 चीज़ें आप कर लें याद, ये ट्राइएट कर लें, आपका MCQs पिक हो जाएगा। MCQs क्लिनिकली आपको पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ऐसे तो वो भी आपको डायग्नोज हो जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन, ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेट भी तो बाद में करेंगे। अब इसको रूल आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट का आप वो कर लें, अल्ट्रासाउंड कर लें, तो आपको वो भी रूल आउट करने में इजी रहेगा। लेकिन आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, इन्वेस्टिगेट क्या करना है, स्टूल कल्चर टेस्ट, इसमें आपको बैक्टीरिया का पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्लडी डायरियास के अंदर आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना होता, सिर्फ आपने क्या करना होता है, पेशेंट को IV फ्लूइड्स देने होते हैं, पेशेंट का HP मॉनिटर करें, बस आपने सिर्फ कुछ नहीं करना होता। लेकिन 2 से 3 दिन मैक्सिमम, 2 से 3 दिन के बाद अगर पेशेंट रिकवर नहीं होता है तो आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है। एंटीबायोटिक्स कौन सी यूज़ करेंगे, इसमें मॉक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, सिप्रो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस। तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आपकी, इसमें आप बस नहीं, इसमें सिर्फ आपके ड्रग ऑफ चॉइस कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ इसका याद रखना है कि इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एंड अगर पेशेंट कवर नहीं हो रहा तो सिप्रो दे सकते हैं,
या फिर लिवो दे सकते हैं, या मोक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूटीआईज़ वगैरह के लिए आप बेस्ट जो यूज़ करते हैं वो सिप्रो ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जो यूटीआईज़ हैं, यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर जीआईटी के ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं वो सिप्रो कवर कर लेता है। तो ये था आपका यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस। यर्सीनिया आपने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है या फिर आपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, आपको कैसे भी आपने करना है ना, आपने सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपने ये याद रख लेना, आपका कवर ये पिक हो जाएगा। एक ये आप क्या करेंगे, पेशेंट को आयरन ओवरलोड है चेक करेंगे, अगर तो उसकी कंडीशन ओवर मतलब क्या करेंगे, आप सैंपल लेके भी कर सकते हैं, पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट्स दे के चेक कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करिएगा मत, पेशेंट भाग जाएगा आपका। तो फर्स्ट ये, दूसरा आपने क्या है उसकी हिस्ट्री चेक करनी है कि वो अनपास्चर्ड मिल्क तो नहीं यूज़ करता। तीसरा क्या होगा, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सूडोअपेंडिसाइटिस का, तो उसके अपेंडिक्स की पेन होगी, वो कंप्लेन ही लेके आएगा कि उसको सूडोअपेंडिसाइटिस है। ब्लडी डायरिया का तो बताएगा ही बाद में जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये था आपका यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस। एक था यर्सीनिया पेस्टिस, वो आपका मिलिट्री मैन से रिलेटेड है, और वो किससे, चिपमंक से याद रख लेना। और यर्सीनिया पेस्टिस पीस फॉर चिपमंक से मतलब रिलेटेड है ना। दूसरा पेस्टिस एंटेरोकोलाइटिस, क्लियर कट है एंटेरोकोलाइटिस। तो ये था आपका यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिस।